हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हमारा टॉपिक है व्यू सीरियलाइजेबिलिटी। इससे पहले हमने कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल पढ़ लिया था, उसकी टेस्टिंग कंडीशन भी देख ली थी और उसकी टेस्टिंग कंडीशन होती है हमारी सफिशिएंट बट नॉट नेसेसरी। जबकि जो व्यू सीरियलाइजेबल है उसकी कंडीशन होती है हमारी सफिशिएंट एंड नेसेसरी। अभी क्या कंडीशन होती है ये आज हम पढ़ेंगे। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अब हम पढ़ते हैं आज का टॉपिक व्यू सीरियलाइजेबिलिटी। ठीक है, अगर पहले हम ये देख लेते हैं कि इसमें सफिशिएंट नेसेसरी कंडीशन का क्या मतलब है। अगर कोई शेड्यूल व्यू सीरियलाइजेबल होता है तो वो सीरियलाइजेबल होगा, ठीक है। लेकिन अगर कोई शेड्यूल व्यू सीरियलाइजेबल नहीं है तो वो नॉन सीरियलाइजेबल ही होगा। जबकि कॉन्फ्लिक्ट वाले में हमारा क्या था, मे और मे नॉट वाला केस था। अगर नहीं देख रहा है तो प्लीज वो लेक्चर देखिए। तो यहाँ पे क्या हो गई, सफिशिएंट एंड नेसेसरी कंडीशन क्यों हो गई, क्योंकि अगर व्यू सीरियलाइजेबल है तो सीरियलाइजेबल होगा और नॉट व्यू सीरियलाइजेबल है तो नॉन सीरियलाइजेबल होगा। मींस ट्रू है तो ट्रू एंड फॉल्स है तो फॉल्स। इसलिए इसमें आपका कोई भी है ना एम्बिग्युइटी वाला केस नहीं है। तो इसलिए जो व्यू सीरियलाइजेबल शेड्यूल है वो कैसी कंडीशन है सीरियलाइजेबिलिटी के लिए, सफिशिएंट एंड नेसेसरी, और इसको हम इससे प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब व्यू सीरियलाइजेबल शेड्यूल होता क्या है। कोई भी जो दो शेड्यूल हैं S1 और S2 वो व्यू इक्विवेलेंट होंगे इफ एंड ओनली इफ। कब व्यू इक्विवेलेंट होंगे, अगर एवरी इनिशियल रीड जो है शेड्यूल S1 का इज आल्सो इनिशियल रीड इन S2। मतलब शेड्यूल S1 और शेड्यूल S2 दोनों में इनिशियल रीड सेम होने चाहिए। दूसरा है राइट रीड ऑपरेशन, मींस इफ TI रीड्स A अपडेटेड बाय TJ इन S1, ठीक है, then in S2 also TI should read A which is updated by TJ। ठीक है, इसका मतलब क्या है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल से देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, RI जो ith ट्रांजेक्शन है वो डेटा आइटम को रीड कर रहा है J के अपडेट करने के बाद। तो S2 शेड्यूल में भी ith ट्रांजेक्शन जो है वो A को रीड करेगा J के अपडेट करने के बाद। तो ही आप क्या बोलोगे, ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल देखो, S1 और S2 है, यहाँ पे क्या हो रहा है, थर्ड ट्रांजेक्शन रीड कर रहा है सेकंड ट्रांजेक्शन के अपडेट करने के बाद, जबकि S2 शेड्यूल में थर्ड ट्रांजेक्शन रीड कर रहा है फर्स्ट ट्रांजेक्शन के अपडेट करने के बाद, है ना। ऑर्डर तो यही है। तो ये क्या हो गया, ये इक्वल नहीं है। क्यों? क्योंकि राइट रीड ऑपरेशन इसमें सेम नहीं है। इसमें 2 के अपडेट होने के बाद 3 रीड कर रहा था, जबकि इसमें 1 के अपडेट होने के बाद 3 रीड कर रहा है। 2 भी अपडेट कर रहा है लेकिन 2 के अपडेट करने के बाद 1 भी अपडेट कर रहा है। तो जो लास्ट अपडेट है हम उसको करंट मानेंगे, करंट अपडेट देखेंगे तो 1 है, तो 1 के बाद 3 रीड कर रहा है, इसलिए ये दोनों इक्वल नहीं है। ये हो गई हमारी दूसरी कंडीशन। तीसरी कंडीशन होती है हमारी राइट की। फाइनल राइट में क्या है, इफ TI अपडेटेड A फाइनली इन S1 देन इन S2 आल्सो TI ओनली शुड अपडेट A फाइनली। यानी कि अगर T1 जो है वो डेटा आइटम A को अपडेट कर रहा है फाइनली S के अंदर, तो वो S डैश के अंदर भी जो है T1 ही अपडेट करेगा फाइनली A को। तो ये 3 कंडीशंस होती है और इन 3 कंडीशंस पे हम बोलते हैं कि हमारे जो दो शेड्यूल हैं वो व्यू इक्विवेलेंट है या नहीं। आइए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। व्यू सीरियलाइजेबल शेड्यूल का क्या हो गया, S इज व्यू सीरियलाइजेबल इफ एंड ओनली इफ देयर शुड बी सम सीरियल शेड्यूल S डैश व्हिच इज व्यू इक्वल टू। उसमें कॉन्फ्लिक्ट इक्वल टू चेक करते हैं, इसके अंदर हम क्या चेक करेंगे, व्यू इक्वल टू, यानी कि ये तीनों कंडीशन। अब देखो, if S is view equal to S dash and S dash here is some serial schedule, then S is the view serializable schedule। जैसे यहाँ पे आप क्वेश्चन देखो, यहाँ पे आपको दे रखा है T1 और T2। आपके पास यहाँ कॉन्फ्लिक्ट पेयर क्या है, एक कॉन्फ्लिक्ट पेयर तो है T1 to T2 और एक कॉन्फ्लिक्ट पेयर है आपका T2 to T1। तो यहाँ पे क्या बन गया, साइकिल बन गया, है ना। देखा जाए तो साइकिल बन जाएगा T1 और T2 में, क्योंकि T1 से T2 भी एक कॉन्फ्लिक्ट पेयर बन रहा है और T2 से T1 भी एक कॉन्फ्लिक्ट पेयर बन रहा है। तो ये नॉट कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल हो जाएगा। बट अब हमें देखना है कि क्या ये व्यू सीरियलाइजेबल है क्या। व्यू सीरियलाइजेबल देखने के लिए हम इसको चेक करेंगे, इस किसी भी सीरियल शेड्यूल के, इसका व्यू इक्वल। तो व्यू इक्वल में अगर आप देखो तो या दो ट्रांजेक्शन है तो या तो T1 to T2 होगा या फिर T2 to T1 होगा। अगर हम बात करते हैं, और यहाँ पे आप देखो फाइनल राइट कौन कर रहा है, T1 कर रहा है, फाइनल राइट T1 कर रहा है ना। तो यहाँ पे
हम अगर देखें कि ये क्या T1 और T1 अगर फाइनल राइट T1 कर रहा है तो हमारा ट्रांजेक्शन क्या होना चाहिए, ये कौन से सीरियल शेड्यूल के इक्वल होना चाहिए, T2 फॉलोज T1 के। क्यों? क्योंकि हम अगर चेक कर रहे हैं कि हमारा फाइनल राइट जो है वो T1 कर रहा है, तो T1 के जो ऑपरेशन है वो बाद में एग्जीक्यूट होंगे इससे, T2 से, है ना, ठीक है। लेकिन चलो इससे आप फाइनल राइट वाली कंडीशन तो ट्रू कर दोगे, लेकिन हमारी इनिशियल रीड वाली कंडीशन जो है वो फॉल्स हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे रीड है राइट हो जाएगा और यहाँ पर रीड आ जाएगा, है ना, ठीक है। इस केस में यहाँ रीड और राइट आ जाएंगे और यहाँ पे रीड और राइट आ जाएंगे। तो हमारी जो फर्स्ट कंडीशन थी कि इनिशियल रीड भी सेम होने चाहिए, है ना, इनिशियल रीड जो है T1 और T2 दोनों इनिशियल रीड करे, लेकिन यहाँ पे इस केस में क्या हो जाएगा, T1 अब इनिशियल रीड नहीं करेगा, T1 कब रीड करेगा, T2 के अपडेट करने के बाद। तो हमारी जो फर्स्ट कंडीशन है वो हो जाएगी फॉल्स, इसलिए ये शेड्यूल जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, नॉट व्यू इक्वल टू एस, और क्योंकि ये नॉन व्यू सीरियलाइजेबल शेड्यूल है इसलिए ये सीरियलाइजेबल भी नहीं होगा। एक क्वेश्चन और देखते हैं। यहाँ पे देखिए 3 ट्रांजेक्शन दे रखे हैं, T1, T2 एंड T3, और यहाँ पे आपका क्या है, आर ऑफ ए डब्ल्यू ए डब्ल्यू ए एंड डब्ल्यू ए। अब यहाँ पे देखो इनिशियल रीड T1 कर रहा है, तो ये तो आप देखिए आपको T1 तो सबसे पहले लेना ही पड़ेगा क्योंकि इनिशियल रीड T1 कर रहा है, और फाइनल राइट जो है T3 कर रहा है, तो T3 सबसे लास्ट में आएगा, है ना, सेम ही डेटा आइटम पे है, तो बस आपका स्पेस क्या बचता है, T2 का ही बचता है, तो T2 आपका बीच में आ जाएगा। अब यहाँ पे आप देखो इनिशियल रीड की कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि सिर्फ एक ही ट्रांजेक्शन रीड कर रहा है, तो इनिशियल रीड वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। एक हमारी फाइनल राइट वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है। क्यों? क्योंकि हम T3 को कह रहे हैं फाइनल राइट कर रहा है, और हमारे सीरियल शेड्यूल में भी T3 ही फाइनल राइट कर रहा है, तो इसमें भी कोई इशू नहीं है। और जो एक हमारी और कंडीशन क्या थी, राइट रीड ऑपरेशन की, इसमें क्या है, इसमें ये वाली कंडीशन है ही नहीं प्रेजेंट, क्योंकि राइट रीड का मतलब क्या था, इफ Ti रीड्स A अपडेटेड बाय Tj, लेकिन ऐसा कोई है ही नहीं इशू। यहाँ पे एक ही इनिशियल रीड हो रहा है जो कि T1 के थ्रू हो रहा है, उसके बाद कोई भी ट्रांजेक्शन इसको रीड ही नहीं कर रहा, तो ये कंडीशन तो प्रेजेंट ही नहीं, इसलिए उसको चेक करने की जरूरत नहीं है। उसके अलावा हमारी जो इनिशियल रीड है और फाइनल राइट है वो कंडीशन इसके अंदर दोनों सेटिस्फाई हो रही है सीरियल शेड्यूल के साथ। तो जो T1, T2, T3 सीरियल शेड्यूल है वो व्यू इक्वल है आपके शेड्यूल S से, ठीक है, इसलिए S कैसा शेड्यूल हो जाएगा, आपका व्यू सीरियलाइजेबल शेड्यूल हो जाएगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन मैं ले लेती हूँ ताकि आपको और इजी क्लियर हो जाएगा। इसमें देखो T1, T2, T3 एंड T4। अब यहाँ पे अगर आप देखिए तो आपका जो फाइनल राइट है ना, ए के लिए तो फाइनल राइट T2 का है ना, लेकिन यहाँ पे एक चीज क्या हो रही है, राइट रीड वाली कंडीशन आ रही है। T4 जो है डेटा आइटम A को रीड कर रहा है कब, T2 के अपडेट करने के बाद। तो T2 और T4 का एग्जीक्यूशन कैसे रहेगा, हमेशा T2 पहले आएगा T4 से ना, T2 ही हमेशा T4 से पहले आएगा, और इन दोनों के बीच में कोई भी वो ट्रांजेक्शन नहीं आ सकता जो कि A को अपडेट करेगा, ठीक है। तो एक तो हमारी सिचुएशन आ गई ये वाली, T2 हमेशा प्रीसीड करेगा T4 को, ओके, और इनके बीच में कभी भी कोई भी ऐसा ट्रांजेक्शन नहीं आएगा जो कि A की वैल्यू चेंज करेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, फाइनल राइट जो हो रहा है वो आपका किस पे हो रहा है, T2 पे, है ना, A के लिए जो फाइनल राइट हो रहा है T2 पे, तो T1 जो है T2 के बाद नहीं आ सकता, ठीक है, क्योंकि अगर T1 आपका T2 के बाद आया तो उस केस में T1 फाइनल राइट करेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, T1 जो है वो भी हमेशा T2 से पहले आएगा। ये मैं आपको है ना सीरियल शेड्यूल का ऑर्डर बताने का टेक्निक समझा रही हूँ, ठीक है। तो देखो T1 की प्लेस हो गई जगह, T2 की हो गई, T4 की हो गई, अब बचा क्या, T3, और T3 के अंदर ट्रांजेक्शन परफॉर्म हो रहा है किस पे, डेटा आइटम B पे, जो कि इंडिपेंडेंट है बाकी ट्रांजेक्शन से, ठीक है। तो आप T3 को कहीं पे भी प्लेस कर सकते हो। देखो T1, T2, T4 इनकी प्लेसेस तो आपकी फिक्स हो गई, क्योंकि T2 और T4 में राइट रीड वाला आपका कंडीशन आ रहा है, और T1 और T2 में आपका फाइनल राइट वाला कंडीशन आ रहा है। लेकिन T3 जो है वो डेटा आइटम B पे वर्क हो रहा है, इसलिए ये इंडिपेंडेंट है, तो आप T3 को कहीं भी प्लेस कर सकते हो। तो T3 को आप एक बार आगे प्लेस करोगे तो एक शेड्यूल तो आपका ये वाला बन जाएगा सीरियल शेड्यूल, जो कि व्यू इक्वल होगा। एक बार अगर आप T3 को यहाँ पे करेंगे तो ये वाला एक सीरियल शेड्यूल बन जाएगा, फिर एक बार यहाँ वाला बन जाएगा, और इसी तरीके से एक यहाँ वाला बन जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ सीरियल शेड्यूल्स कितने हो जाएंगे, इसके 4 हो जाएंगे, जो कि व्यू इक्वल होंगे आपके शेड्यूल S से, ओके।
तो दिस इज योर व्यू सीरियलाइजेबल शेड्यूल। तो इस तरीके से आपको करना है ये। इसको एक बार वापस रिपीट करके देखोगे ना तो आ जाएगा समझ में। थोड़ा कंफ्यूजिंग है, एक बार पढ़ने में, फर्स्ट टाइम पढ़ने में सबको लगता है, मुझे भी लगा था फर्स्ट टाइम पढ़ने में, थोड़ा सा लगता है कि पता नहीं क्या इसमें हम क्या ऑर्डर बिठाना चाह रहे हैं क्या नहीं चाह रहे, बट ये कंडीशंस चेक कर करके हम चेक करना चाह रहे हैं कि हमारे को क्या कोई सीरियल शेड्यूल मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा। ओके, अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इसमें भी देखो ये आपको दे रखा है एक शेड्यूल है ना, अब आपको इसका कॉन्फ्लिक्ट इक्वल सीरियल शेड्यूल चेक करना है। सबसे पहले ये चेक करना है कि क्या ये कॉन्फ्लिक्ट इक्वल है। कॉन्फ्लिक्ट इक्वल के लिए सिंपल है, आप चेक कर लो। देखो यहाँ पे W1 से R2 पे जा रहा है, ठीक है, R2 से W3 पे जा रहा है, W3 से R4 पे जा रहा है, R4 से W5 पे जा रहा है और W5 से R6 पे जा रहा है। तो देखा जाए तो ये तो ऑलरेडी कॉन्फ्लिक्ट इक्वल शेड्यूल भी है। क्यों? क्योंकि इसमें किस तरीके का एक टोपोलॉजिकल ऑर्डर आ रहा है, T1 टू T2, T2 टू T3, T3 टू T4, T4 टू T5 एंड T5 टू T6। ठीक है, अब हम इसको चेक करते हैं कि व्यू सीरियल शेड्यूल है या नहीं। तो उसके लिए आपको चेक करना है कि सबसे पहले फाइनल राइट किस पे हो रहा है, 5 पे। तो 5 हमेशा लास्ट में आएगा, ठीक है। और 5 और 6 के बीच में किस तरह की कौन सी वाली कंडीशन आ रही है आपकी, राइट रीड, मतलब जो 6th ट्रांजेक्शन है वो डेटा आइटम ए को रीड कर रहा है आफ्टर 5 उसको जब अपडेट कर ले रहा है। इसी तरीके से 4 जो है वो कब रीड कर रहा है, जब 3 उसको अपडेट कर ले रहा है। और 2 जो है वो इसको कब रीड कर रहा है, जब ए इसको अपडेट कर ले रहा है। तो ये वाले जो पेयर्स हैं ये भी हमेशा साथ में आएंगे ना, ये चीज ध्यान रखने वाली बात है इसमें। इन पेयर्स के बीच में भी आप कोई भी डेटा आइटम ए को नहीं चेंज कर सकते, ठीक है। तो इस केस में क्या हो जाएगा आपका टी, और फाइनल राइट T5 कर रहा है तो T5 T6 तो हमेशा लास्ट में ही आएगा, है ना, क्योंकि फाइनल राइट T5 पे हो रहा है। लेकिन ये जो कंडीशंस है ना ये आपकी स्वैप हो सकती है। तो या तो T1 T2 पहले आके आ सकता है तो ये एक सीरियल शेड्यूल बन सकता है, या फिर T3 T4 अगर पहले आ जाएगा तो ये एक सीरियल शेड्यूल बन सकता है। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, आपके दो व्यू इक्वल सीरियल शेड्यूल्स आ जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने एक नोट लिखा है, इफ शेड्यूल एस इज नॉट कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल शेड्यूल एंड नो ब्लाइंड राइट। अगर कोई शेड्यूल ऐसा है जो कि कॉन्फ्लिक्ट इक्वल नहीं है, कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल नहीं मतलब कि उसके अंदर कोई साइकिल प्रेजेंट है और साथ ही साथ अगर उसमें कोई ब्लाइंड राइट भी नहीं है, तो वो शेड्यूल कभी भी व्यू सीरियलाइजेबल नहीं होगा। इसका क्या मतलब है, ब्लाइंड राइट का मतलब क्या होता है कि बिना रीड किए उस ट्रांजेक्शन में उस वैल्यू को राइट कर लिया। कैसे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर आप देखो तो एक तो पेयर आपका कॉन्फ्लिक्ट पेयर बन रहा है T1 टू T2 और एक बन रहा है T2 टू T1, तो साइकिल आ गया, है ना। तो ये नॉट कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल शेड्यूल है ना। अब इसमें आप देखो कि क्या ये ब्लाइंड राइट भी है या नहीं। तो इस ट्रांजेक्शन में कोई भी ब्लाइंड राइट ऑपरेशन नहीं है, क्योंकि दोनों ही पहले उस डेटा आइटम को रीड कर रहे हैं, इसलिए कोई ब्लाइंड राइट भी नहीं है और ये कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल भी नहीं है, इसलिए ये शेड्यूल आपका व्यू सीरियलाइजेबल भी नहीं होगा। अब देखो मैं बताती हूँ ब्लाइंड राइट का क्या मतलब है। यहाँ पे वापस देखो आप, है ना, यहाँ पे आपका एक तो T1 टू T2 कॉन्फ्लिक्ट इक्वल हो रहा है, T1 टू T2 एक कॉन्फ्लिक्ट पेयर बन रहा है और एक T2 टू T1 बन रहा है, तो साइकिल तो बन ही गया, है ना, T1 और T2 के बीच में। अब देखो कि क्या इसके अंदर कोई ब्लाइंड राइट है, तो यस, इसके अंदर T2 भी ब्लाइंड राइट है और T3 भी ब्लाइंड राइट है, दोनों ही ब्लाइंड राइट है, ठीक है। T2 भी ब्लाइंड राइट है और T3 भी ब्लाइंड राइट है, इसलिए ये व्यू सीरियलाइजेबल तो होगा लेकिन कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल नहीं होगा। तो अगर कभी कोई क्वेश्चन आता है जिसमें आपको दे रखा है कि भाई कोई शेड्यूल है जो कि कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल नहीं है और आपको चेक करना है कि वो व्यू सीरियलाइजेबल है या नहीं, तो शॉर्टकट में आप ये देख सकते हो कि अगर उसके अंदर कोई भी ब्लाइंड राइट नहीं होगा ना, तब तो वो व्यू सीरियलाइजेबल भी नहीं होगा। और अगर एक भी ब्लाइंड राइट होगा, अगर इसमें ब्लाइंड राइट्स मिलते हैं आपको, ब्लाइंड राइट मिलते ही आपका शेड्यूल जो होगा वो क्या हो जाएगा, व्यू सीरियलाइजेबल हो जाएगा। अब देखिए इसके बाद है नेक्स्ट, ये जो नेक्स्ट टाइप होता है क्वेश्चन का, एक तो इस तरीके से क्वेश्चन आ जाते हैं कि आपसे पूछ लेते हैं कि व्यू इक्वल है या नहीं, या फिर कॉन्फ्लिक्ट इक्वल है या नहीं। दूसरा आ जाता है कि आपसे पूछते हैं कि टोटल नंबर ऑफ शेड्यूल्स कितने पॉसिबल हैं, है ना। तो इसके मैंने क्वेश्चंस हैं ही। फर्स्ट क्वेश्चन आप देखो, ये आपको दो ट्रांजेक्शन दे रखे T1 एंड T2, तो इसके अंदर आपको फाइंड आउट करने हैं कि नंबर ऑफ कॉन्करेंट शेड्यूल्स कितने होंगे। तो 4 ऑपरेशन है, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 4C2, क्योंकि m प्लस n फैक्टोरियल c आइदर m फैक्टोरियल और n फैक्टोरियल, तो ये हो जाएगा 4C2 और 4C2 का आंसर आता है आपका 6, है ना। नेक्स्ट आपको निकालने हैं नंबर ऑफ सीरियल शेड्यूल। ये जिसको नहीं पता वो आगे के लेक्चर देखिए, उसमें मैंने ये फॉर्मूला समझा रखा है कैसे करना है ना।
सेकंड है अगर आपको नंबर ऑफ सीरियल शेड्यूल्स निकालने तो आप देख लो कितने नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स हैं, 2 हैं तो 2 फैक्टोरियल हो जाएगा, ठीक है। और नंबर ऑफ नॉन सीरियल शेड्यूल्स कितने हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ कॉन्करेंट शेड्यूल में से अगर आप नंबर ऑफ सीरियल शेड्यूल माइनस कर देते हो तो जो आंसर आता है वो किसका आता है, नंबर ऑफ नॉन सीरियल शेड्यूल्स का। अब इसमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है इसने वो पूछा है हाउ मेनी ऑफ नंबर ऑफ कॉन्करेंट शेड्यूल्स आर सीरियलाइजेबल, ठीक है। तो यहाँ पे आपको फाइंड आउट करना है T1 टू T2 सीरियल इक्विवेलेंट शेड्यूल्स कितने हैं, ठीक है, और T2 टू T1 सीरियल इक्विवेलेंट शेड्यूल्स कितने हैं। तो अगर आप T1 और T2 की बात करें तो देखो T1 में क्या है, R1A एंड R1B, और यहाँ पर क्या है W2B एंड W2A, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, W2A शुड बिफोर W2B कॉन्फ्लिक्ट पेयर बिकॉज ऑफ W2A शुड T1 टू T2। तो यहाँ पे आप जो ये वाला है R1A W2A R1B W2B आप ऐसे भी लिख सकते हैं, और दूसरा आप कैसे लिख सकते हो R1A R1B W2A W2B, ये आपका सीरियल शेड्यूल हो गया है ना, और इस सीरियल शेड्यूल के इक्वल ये आपका कॉन्फ्लिक्ट इक्वल सीरियल शेड्यूल हो गया। इसी तरीके से अगर आप इसकी बात करें शेड्यूल इक्वल टू T2 टू T1, तो T2 टू T1 में क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप स्वैपिंग कर सकते हो R1A और W1B की, तो यहाँ पे आपके लिए कौन सा शेड्यूल मिल जाएगा, W2A R1A W2B और R1B, है ना। ये वाला बन जाएगा किसके लिए, आपका T2 टू T1 के लिए। यहाँ पे देखो ये बात समझने वाली है, T1 और T2 का तो कैसे हो जाएगा शेड्यूल का सीक्वेंस R1A R1B, पहले T1 के ऑपरेशंस हो जाएंगे और फिर T2 के ऑपरेशंस हो जाएंगे। तो ये ऑपरेशंस आप इसमें भी परफॉर्म कैसे कर सकते हो, क्योंकि ये दोनों जो है नॉन कॉन्फ्लिक्ट पेयर है, तो अगर आप इनको स्वैप कर दो तो ये देखो W2A और R1B, तो अगर इन दोनों को स्वैप कर दोगे तो ये आपका T1 टू T2 बन जाएगा, इसलिए एक तो यहाँ पे मिल गया हमें। इसी तरीके से अगर T2 टू T1 की बात करते हो तो T2 के सारे ऑपरेशंस आ गए और T1 के आ गए, अगेन ये दोनों क्या हो जाएंगे वापस आपके नॉन कॉन्फ्लिक्ट पेयर है, तो ये भी स्वैप होके आपको T2 टू T1 दे सकते हैं, इसलिए यहाँ पे भी एक शेड्यूल मिल जाएगा। तो दो तो सीरियल शेड्यूल हो गए, दो आपके ये हो गए जो कि सीरियलाइजेबल शेड्यूल्स है। तो जो आपके टोटल नंबर ऑफ नॉन सीरियल शेड्यूल्स हैं उसमें से टोटल नंबर ऑफ सीरियलाइजेबल शेड्यूल्स कितने हो जाएंगे वो हमें फाइंड आउट करने, तो कितने हो गए 4 माइनस 2 यानी कि 2 हो गए, और नॉन सीरियलाइजेबल शेड्यूल्स कितने हो जाएंगे, जितने भी टोटल शेड्यूल्स थे उसमें से अगर आप नंबर ऑफ सीरियलाइजेबल शेड्यूल्स माइनस करेंगे तो वो आ जाएंगे आपके नॉन सीरियल शेड्यूल्स। इसको कैसे बता रहे हैं देखिए वापस मैं एक बार एक्सप्लेन करती हूँ। नंबर ऑफ नंबर ऑफ कॉन्करेंट शेड्यूल्स तो कितने हो गए आपके, टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशंस कितने हैं 4, तो 4 C2 से आपने निकाल दिया 6। नंबर ऑफ सीरियल शेड्यूल्स कितने हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस कितने हैं 2, तो 2 फैक्टोरियल 2। अब है टोटल नंबर ऑफ नॉन सीरियल शेड्यूल्स कितने होंगे 6 माइनस 2, क्योंकि कॉन्करेंट शेड्यूल के अंदर आपके सीरियल और नॉन सीरियल शेड्यूल सारे इंक्लूड होते हैं, तो ये हो जाएगा 6 माइनस 2 4। अब ये पूछ रहा है हाउ मेनी नंबर ऑफ कॉन्करेंट शेड्यूल्स आर सीरियलाइजेबल, तो ये जितने कॉन्करेंट शेड्यूल्स थे ना उसमें से सीरियलाइजेबल कितने होंगे, तो जो सीरियल शेड्यूल्स होंगे वो तो सीरियलाइजेबल होंगे, ठीक है। उसके अलावा आपने यहाँ पे देखा तो ये जो दो और हमने निकाले थे ये दोनों भी आपके सीरियलाइजेबल है। अब ये ऐसे पूछ रहा है इसमें कि आपके कितने नॉन सीरियल शेड्यूल सीरियलाइजेबल है, क्योंकि जो सीरियल शेड्यूल्स है वो तो हमेशा सीरियलाइजेबल ही होते हैं, तो आपके पास दो और आ गए, तो 4 माइनस 2 आप करेंगे तो आपके पास दो शेड्यूल्स ऐसे हैं जो कि सीरियलाइजेबल है। टोटल नंबर ऑफ नॉन सीरियल शेड्यूल्स थे 4 में से हमने दो शेड्यूल्स ऐसे और निकाले जो कि कॉन्फ्लिक्ट इक्वल आ रहे थे, या फिर व्यू इक्वल कह सकते हैं आप आपके सीरियल शेड्यूल के, तो ये हो जाएंगे आपके 2। और नंबर ऑफ नॉन सीरियलाइजेबल शेड्यूल्स कितने हो गए, अब इसमें से दो आपके निकल गए सीरियल शेड्यूल्स है ना, और दो निकल गए आपके सीरियलाइजेबल शेड्यूल, और टोटल शेड्यूल्स आपके पास थे 6, ठीक है। 6 में से क्या माइनस हो जाएंगे, सीरियल शेड्यूल्स तो कितने थे 2, प्लस आपने दो सीरियलाइजेबल शेड्यूल्स भी निकाल दिए तो 2 प्लस 2, ठीक है। तो 6 माइनस 4 कितना हो गया आपका 2, ठीक है। तो इस तरीके से आपको निकालना है। ये हमने कैसे निकाला, सिंपल है, एक सीरियल शेड्यूल का तो ऑर्डर होगा T1 टू T2 और एक का होगा T2 टू T1, तो आप इनके ऑर्डर यहाँ पे लिख लो, T1 टू T2 का ऑर्डर तो ये हो जाएगा और इसी तरीके से T2 टू T1 का ऑर्डर ये हो जाएगा। अब आप इनको देखिए और जो आपको ट्रांजैक्शंस दे रखे हैं उनको देखें, तो आप देखिए आप इन दोनों को स्वैप कर सकते हो ना, या तो पहले इसको ला सकते हो या फिर पहले इसको ला सकते हो, तो यहाँ पे एक तो ये बन जाएगा
एक आप कॉन्करेंट शेड्यूल या फिर नॉन सीरियल शेड्यूल ऐसा बनाओ। तो देखो यहाँ पे आप इसको बना सकते हैं R1A, ठीक है, W2A, फिर R1B, और इसी तरीके से W2B। तो देखो ये एक नॉन सीरियल शेड्यूल है, लेकिन ये शेड्यूल जो है T1 टू T2 सीरियल शेड्यूल के इक्वल है। क्यों? क्योंकि आप इन दोनों को स्वैप कर सकते हो, क्योंकि ये दोनों नॉन कॉन्फ्लिक्ट पेयर है। तो R1 भी पहले आ सकता है, तो T1 पहले पूरा एग्जीक्यूट हो जाएगा और T2 उसके बाद एग्जीक्यूट हो जाएगा, इसलिए T1 टू T2 के इक्वल है। इसी तरीके से आप इसको करेंगे तो T2 टू T1 में हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उस केस में भी R1A और W2B जो है आपके स्वैप हो सकते हैं, A और B डिफरेंट डेटा आइटम पे, इसलिए नॉन कॉन्फ्लिक्ट है। इसलिए इसमें दो नॉन सीरियल शेड्यूल ऐसे हैं जो कि सीरियलाइजेबल हो जाएंगे। ओके, अब इसके बाद ये वाला एक और क्वेश्चन है, ये आपको एक्सरसाइज में है, आपको ये खुद से सॉल्व करना है। ये दो ऑपरेशंस दे रखे हैं, आपको नंबर ऑफ कॉन्करेंट शेड्यूल्स इनके निकालने हैं, नंबर ऑफ सीरियल शेड्यूल्स निकालने हैं, देन नंबर ऑफ नॉन सीरियल शेड्यूल्स कितने हो जाएंगे, इसके बाद नंबर ऑफ कॉन्करेंट शेड्यूल्स कितने हैं जो कि सीरियलाइजेबल होंगे वो आपको फाइंड आउट करने हैं, फिर नंबर ऑफ नॉन सीरियल शेड्यूल्स फाइंड आउट करने हैं, ठीक है, और नंबर ऑफ नॉन सीरियलाइजेबल शेड्यूल्स फाइंड आउट करना। तो मैं इसको एक बार पॉज दे देती हूँ, यहाँ पे आप देख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए और इसको प्रैक्टिस कीजिए इस क्वेश्चन की। अगर ये क्वेश्चन नहीं आएगा तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, तो मैं एक अलग से सेपरेट वीडियो बना दूंगी जिसमें मैं ये क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। तो बट पहले मैं चाहती हूँ कि ये क्वेश्चन आप खुद कीजिए, मैं धीरे धीरे स्क्रॉल कर देती हूँ ताकि आप पॉज करके इसका आंसर भी वेरीफाई कर ले। तो ये थी हमारे व्यू सीरियलाइजेबल शेड्यूल का क्लास। तो आई होप आपको समझ में आया हो। प्लीज अगर नहीं समझ आता तो उसको रिवाइंड कीजिए, रिवाइज करके देखिए। तो जितना आप रिवाइज करेंगे, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, आपको ये शेड्यूल्स बनाने अपने आप से आ जाएंगे। एंड that's it for this lecture, and नेक्स्ट लेक्चर में अब हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। सो आई होप आपको ये समझ में आया हो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।